लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। ठीक है। पहला लिखो, टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। एक्चुअली में ये सब पढ़ा हुआ है, उसी को यहाँ पे लॉ बना के दिया गया है। ठीक ना, तो अभी जो भी लिखाएंगे सब लगेगा कि ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो पहला है टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए, टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए पर्टिकुलर मेटल सरफेस, फ्रॉम ए पर्टिकुलर मेटल सरफेस। मेटल बहुत तरह का हो सकता है, आयरन, गोल्ड, प्लेटिनम। ठीक ना। द इंसिडेंट रेडिएशन, हाँ इसी में लिखोगे, दूसरा बोलेंगे तब। द इंसिडेंट रेडिएशन मस्ट बी ए must be of a frequency new का सिंबल दो, new, such that new is greater than equals to new नॉट। ब्रैकेट में लिख लो, न्यू नॉट क्या है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि किसी भी मेटल के सरफेस से जो इलेक्ट्रॉन को अगर हमको वहाँ से भगाना है सरफेस से, तो हमको उसको इस तरह का रेडिएशन कम से कम इंसिडेंट देना पड़ेगा जिसका फ्रीक्वेंसी, जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगा उतना ज़्यादा क्या होगा? एनर्जी होगा। तो कम से कम उतना फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन देना होगा जिसमें उसका फ्रीक्वेंसी उसके थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर हो, नहीं तो उससे ज़्यादा देंगे तो और अच्छा बात है। ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ये फर्स्ट लॉ हो गया। ठीक ना, कोई दिक्कत? इसको पहला लॉ बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक रेडिएशन का। ठीक ना। दूसरा लिखो, वेन एवर वी इंक्रीज दी, ये भी पढ़ा हुआ है, वेन एवर वी इंक्रीज दी frequency of incident radiation, whenever we increase the frequency of the incident radiation, then the energy of photon E equals to h nu, ऑलरेडी बता चुके हैं, E equals to h nu also increases लिखे, उसके बाद लिखो hence due to the kinetic energy of the electron, due to this kinetic energy of the electron also increases ठीक है। मतलब जो एनर्जी हम लोग देते हैं, फ्रिक्वेंसी बढ़ाएंगे तो जितना उसको थ्रेशोल्ड एनर्जी चाहिए वो लेके वो भाग जाएगा, तो भाग जाएगा। अब जो एनर्जी जो दिए, जितना मिनिमम एनर्जी चाहिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर, वो तो लेके वो भाग गया, अब सरफेस के बाहर आ गया। तो अब जो एनर्जी वो लेगा वो क्या चीज़ बढ़ाने में यूज़ करेगा? काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने में, तेज़ी से भागेगा। ठीक ना, तभी ना उसका जो तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी बढ़ते जाता है तो तुम्हारा वो पोटेंशियल बढ़ाते हैं। ठीक ना, स्टॉपिंग पोटेंशियल ज़्यादा हो जाता है। ठीक ना, तो वही यहाँ पे बताया गया है। समझ गए? तो ये भी ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तीसरा लिखो, इफ वी इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ if we increase the intensity of incident radiation, intensity of incident radiation, then we get more free electrons.
देन वी गेट मोर फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फुल स्टॉप। जितना ज़्यादा इंटेंसिटी बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा, ठीक ना, क्योंकि अब एनर्जी नहीं बढ़ेगा, अब क्या बढ़ेगा, पैकेट्स बढ़ जाएगा, फोटॉन्स बढ़ेगा, तो फोटॉन्स बढ़ेगा, जो इलेक्ट्रॉन खाली पड़ा था उसको भी अब पैकेट मिलने लगा, तो इलेक्ट्रॉन भी क्या करेगा, लेगा, भागेगा, ठीक ना। ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है सब, ठीक ना, उसी को यहाँ लॉ बना दिया है। हाँ, क्या लिखे बोलो तो। हाँ, फुल स्टॉप। हैंस मोर फोटो इलेक्ट्रिक करंट, हैंस मोर फोटो इलेक्ट्रिक करंट, हैंस मोर फोटो इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इन सर्किट। अब जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होगा करंट उतना ज़्यादा फ्लो करेगा, नहीं, क्योंकि करंट क्या है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो है। हैंस मोर फोटो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इन सर्किट। इलेक्ट्रॉन जितना ज़्यादा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के फ्लो को ही क्या बोला जाता है, करंट बोला जाता है, तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा उतना ही ज़्यादा क्या हो जाएगा तुम्हारा इलेक्ट्रिक करंट, मतलब इलेक्ट्रिक करंट नहीं है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट होगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के कारण तो करंट नहीं हो रहा है, ठीक ना, फोटॉन्स के कारण हो रहा है। तो ये तीसरा हो गया। चौथा लिखो। whenever a incident radiation whenever a incident radiation comes to the surface of metal whenever a incident radiation comes to the surface of metal, then within within 10 to the power minus 9, then within 10 then within 10 to the power minus 9 second, electrons will escape from the surface। ठीक है, जब भी ये नया है, ये लॉ नया है कि जब भी इंसिडेंट रे मतलब फोटॉन्स किसी मेटल के सरफेस पे पड़ता है और जितना उसको एनर्जी चाहिए उतना एनर्जी अगर उसको मिल जाता है, तो ऐसा नहीं कि बहुत देर के बाद इलेक्ट्रॉन भागेगा, बहुत टाइम लेगा, 10⁻⁹ सेकेंड, सोच लो कितना कम सेकेंड है, इतना सेकेंड में इलेक्ट्रॉन भाग जाता है, मतलब इतना सेकेंड में लगता नहीं, विद इन इतना सेकेंड, ठीक ना। अभी 1 घंटा में बहुत ज़्यादा हुआ, 10⁻⁹ 1/10 एक पे 9 सुनना ज़्यादा हुआ, 10 प्लस तब 1 सेकेंड का 1 पे पावर 10 9 सुनना उसका हिस्सा, और वो उतना भी लगेगा भी नहीं, विद इन बोल रहा है, मतलब 1 घंटा के विद इन काम हो गया, तो हो सकता है 1 मिनट में भी काम हो गया होगा। तो 10⁻⁹ सेकेंड के विद इन इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, सट से निकल जाता है, तो सोच लो कितना फास्ट होता होगा। ठीक है, ये चौथा लॉ है। कोई दिक्कत, इलेक्ट्रॉन तो ऐसे भी नहीं दिखता है, ठीक ना, लेकिन ये सब जो रिसर्च करके ये कंक्लूजन निकाला, सोचो कितना एडवांस रिसर्च हुआ होगा, जहाँ कुछ दिख नहीं रहा है वहाँ हम टाइम माइक्रोस्कोपिक, हाँ माइक्रोस्कोपिक लेवल ही ना हुआ, लेकिन कितना, हाँ कितना एडवांस टेक्नोलॉजी रहा होगा, इंडिया में तो ये सब हो नहीं सकता है, ठीक ना। अब बहुत सारा क्वेश्चंस बता रहे हैं जो बोर्ड में आया हुआ है, ठीक ना, बोर्ड में मतलब आया हुआ है, ये सब क्वेश्चन पूछता है इस तरह का। पहला क्वेश्चन लिखो, ठीक है, लगभग अब क्वेश्चन ही होगा, क्वेश्चन है ग्राफ से, ये सब वही पूछता है। लिखो, द स्टॉपिंग पोटेंशियल इन एन एक्सपेरिमेंट, स्टॉपिंग पोटेंशियल नहीं पढ़ा है, हाँ, स्टॉपिंग पोटेंशियल इन एन एक्सपेरिमेंट, द स्टॉपिंग पोटेंशियल इन एन एक्सपेरिमेंट on photoelectric effect is 2 volt, full stop। What is the maximum kinetic energy, of the photoelectron emitted, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का फार्मूला कल लिखाए थे पिछले क्लास में, के मैक्सिमम बराबर E/V0 होता है, ठीक ना। तो सिंस के ई कैसा बोला, मैक्सिमम बराबर E/V0 होता है,
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे V नॉट स्टॉपिंग पोटेंशियल दे रखा है कितना 2 वोल्ट दे रखा है 2 वोल्ट ठीक ना। तो देयरफॉर के ई मैक्स ई का वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू पावर इलेक्ट्रॉन का चार्ज -19 ठीक ना N2 ये कितना 2 ठीक ना। तो ये हो गया तुम्हारा कूलम्ब और ये वोल्ट हो गया, तो ये किस में हो जाएगा जूल में। लेकिन ये जो तुम्हारा एटॉमिक लेवल पे जो एनर्जी निकाला जाता है ना वो होता है तुम्हारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। किसमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो सिंस 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल। इसे डिवाइड कर देते हैं ठीक ना। तो देयरफॉर के ई मैक्सिमम 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 इंटू 2 बाय 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये कट गया 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आंसर लिखो। मतलब वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लाना जूल में रहेगा तो फिर दिक्कत। जो तुम्हारा जो भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स है ठीक ना या क्वांटम लेवल का जितना भी एनर्जी निकालते हैं वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालते हैं ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। सो ग्राफिकली ये सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ठीक ना। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब बोर्ड में कई बार आया हुआ है। सो ग्राफिकली हाउ द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी of electrons emitted how the maximum kinetic energy of electrons emitted from a photosensitive surface varies with the frequency of incident radiation। ठीक है। इंसिडेंट वेरिएशन, हाँ इंसिडेंट रेडिएशन मतलब किसी भी मेटल के सरफेस पे जो कि फोटो सेंसिटिव सरफेस कहलाता है। फोटॉन्स पड़ेगा तो सेंसिटिव मतलब उसे तभी इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो बोलता है कि ग्राफ बनाना है ठीक ना, जिसमें मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी किस तरह से मतलब उसका वेरी करेगा जब फ्रीक्वेंसी रेडिएशन का क्या करेंगे वेरी करेंगे तो ठीक ना। देख लो सबसे पहले हम क्या करते हैं एक एक्सिस पे रखते हैं न्यू ठीक ना, एक पे रखते हैं के ई मैक्स ठीक है। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम रख दी है हम किस में वर्टिकल एक्सिस पे और इस पे रख दिया क्या चीज़ फ्रीक्वेंसी। तो याद होगा कि मिनिमम काइनेटिक मतलब सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए वो V नॉट चाहिए। तो यहाँ से तो होगा नहीं, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा नहीं। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा कब जब इलेक्ट्रॉन को V नॉट मिल जाएगा। तो V नॉट के बाद से यहाँ पे मान लेते हैं V नॉट बोलते हैं न्यू नॉट मिलेगा, तब जाके न्यू नॉट मिलने के बाद तब जो एनर्जी अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं न्यू नॉट से ऊपर अगर फ्रीक्वेंसी दे रहे हैं तो वो एनर्जी उसको यूज करेगा किसमें काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने में। मतलब यहाँ से काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लगेगा। मतलब अब अगर हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे तो इसका क्या बढ़ने लगेगा काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लगेगा। तो ग्राफ ऐसे हो गया ठीक है। कोई दिक्कत बना लो ग्राफ हो गया ठीक ना। वहाँ लिखे हैं के ई मैक्स लिखे हैं।
बता रहे हैं। इसमें म्यू नॉट वही थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। The figure shows a plot of three curves. The figure shows a plot of three curves. फिगर बाद में बताएंगे, पहले लिखो। थ्री कर्व्स A, B, C, तीनों स्मॉल लेटर लिखना। showing the variation of photocurrent versus collector plate। कलेक्टर प्लेट मतलब मटेरियल, जो मेटल प्लेट हो गया, ठीक ना, उसको कलेक्टर प्लेट भी बोलते हैं। कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल फॉर थ्री डिफरेंट intensities I1, I2, I3 सब कैपिटल लिखना। कैपिटल I1, कैपिटल I2 एंड कैपिटल I3। having frequencies nu1, nu2, nu3 respectively। nu1, nu2, nu3 respectively लिखा। इंसिडेंट ऑन ए photosensitive surface full stop। point out the two curves for which the incident radiations have same frequency but different intensity। ठीक है, इसका ग्राफ यहाँ पे इस तरह से दिया है। कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल, और इधर है तुम्हारा फोटो इलेक्ट्रिक करंट। और ग्राफ है कुछ ऐसा। ठीक है, ये ग्राफ है। ग्राफ बनाओ।
पोटेंशियल मतलब वोल्टेज हो गया। तो देखो सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी किसका हो जाएगा, I1 का। उसके बाद I2 I3 होगा, ठीक ना। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया कि ग्राफ देकर बताना है कि वो कौन सा, मतलब यहाँ कलेक्टर है जिसका इंटेंसिटी तो अलग है लेकिन तुम्हारा फ्रीक्वेंसी सेम है। I2 और I3। हाँ, चूंकि इसका स्टॉपिंग वोल्टेज सेम है, स्टॉपिंग वोल्टेज सेम है मतलब एनर्जी सेम मिला होगा, तो उतने एनर्जी से रोक लिया होगा। और जितना फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे उतना निगेटिव में स्टॉपिंग वोल्टेज बढ़ेगा। तो I3 I1 का देखो बढ़ गया है। फ्रॉम ग्राफ लिखो, ये ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है इस तरह का क्वेश्चन नहीं। हाँ तो यहाँ पे लिखो, यहाँ पे सबसे पहले लिखो यहाँ पे I1 कौन कौन बड़ा है, I1 ग्रेटर देन I2 ग्रेटर देन I3 है ना, ठीक है। I1 ग्रेटर देन I2 इसको लिखना पड़ेगा ना, मतलब इस तरह से ग्राफ। यहाँ पे मान लेते हैं VA या V1 V2, और यहाँ पे नहीं V1, यहाँ पे V2 और यहाँ पे V3। I1 I2 और I3 का पोटेंशियल यहाँ पे मान लिए V बराबर कितना V2 V3, और ये यहाँ मान I1 का ये स्टॉपिंग वोल्टेज कितना मान लिए V1। कोई दिक्कत। तो अब यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर I1 एंड I2 आर क्या लिखेंगे, सेम बराबर V, देयरफॉर V1 इक्वल्स टू V2 बराबर V, ठीक है। ये लिखो। लिखे। इट मीन्स the frequencies it means the frequencies for the intensity I2 and I3 have same value, ठीक है। I2 और I3 जो तुम्हारा इंटेंसिटी ग्राफ में उसका चूंकि स्टॉपिंग वोल्टेज सेम है, स्टॉपिंग वोल्टेज सेम है मतलब जो उधर से इलेक्ट्रॉन उधर से दौड़ के आ रहा होगा कैथोड से, उसका काइनेटिक एनर्जी सेम रहा होगा। तो काइनेटिक एनर्जी सेम रहा होगा तभी ना एक ही पोटेंशियल स्टॉपिंग पोटेंशियल से दोनों रुक रहा है। तो काइनेटिक एनर्जी सेम कब रहा होगा, जब दोनों को सेम फ्रीक्वेंसी का फोटोन दिया जा रहा होगा। अलग अलग फ्रीक्वेंसी का दिया जाएगा तो एक का एनर्जी ज़्यादा हो जाएगा, जिसका ज़्यादा होगा तो तेज़ी से आएगा। जब वोल्टेज बढ़ाएंगे तब वो रुकेगा, वोल्टेज बढ़ाना पड़ रहा है नहीं पड़ रहा है। तो I2 और I3 का इंटेंसिटी अलग है लेकिन दोनों का फ्रीक्वेंसीज क्या रहा होगा, समझ गए। एग्जाम में 3 बार आया हुआ है, हाँ 3 बार बोर्ड में पूछ चुका है ये। ऐसे ही पूछता है इस चैप्टर का क्वेश्चन, लिखे। आइंस्टीन फोटो देखो, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। इक्वेशन इसका एक इक्वेशन है, इसको याद रखना है। वो अलग चीज़ है, वो तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का इक्वेशन है, वो अलग चीज़ है वो। देखो, लेट ए मेटल सरफेस, जो लिखा रहे हैं उसको पढ़ने के बाद समझ में आ जाएगा, कभी भी पढ़ोगे तो। नहीं तो आइंस्टीन का इक्वेशन तो एक लाइन में खाली लिखना है, डेरिवेशन तो उसका करना है नहीं, वो बहुत ऊपर का कैलकुलस लगता है, ठीक ना। आइंस्टीन समझिए रहे हो, ठीक ना, माय बाप बॉस जो बोलो, ठीक ना। तो इसका पहले लिखा देते हैं, सब समझ में आ जाएगा। लेट ए मेटल सरफेस
contain free electrons. On it. मेटल सरफेस में बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, ठीक ना। now let radiation of frequency nu are incident on the surface. Radiation of frequency nu are incident on the surface of metal. On the surface of metal such that nu is greater than nu naught. nu naught मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक ना। नहीं, तो इस पर बड़ा है हमेशा। ग्रेटर देन इक्वल्स टू मतलब सिर्फ निकलेगा, भागेगा नहीं। ग्रेटर देन निकलेगा और भाग जाएगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी भी मिल जाएगा उसको, समझ रहे हो ना। न्यू नोट नहीं लिखा रहे हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगा, ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ठीक ना। लिखो फुल स्टॉप डाल के। देन द एनर्जी ऑफ फोटोन incident on the surface E equals to h nu होता है। अब पैराग्राफ चेंज करके लिखो, दिस एनर्जी इज एब्जॉर्ब। ये तो हम फ्रीक्वेंसी लगा के भेजे, तो वो एनर्जी पहले कौन लेके आ रहा है उधर से, फोटोन। अब फोटोन देगा किसको, टकराएगा इलेक्ट्रॉन्स को, पैकेट्स में होता है। तो दिस एनर्जी इज एब्जॉर्ब बाय इलेक्ट्रॉन्स लिखो। अब ये फोटोन से सारा एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा कौन, इलेक्ट्रॉन। दिस एनर्जी इज एब्जॉर्ब बाय इलेक्ट्रॉन्स ऑन द सरफेस and due to this energy the electrons wants to escape the surface and there is some energy and काट देना, there is some energy required to escape the surface लिखे, ब्रैकेट में लिख लो, कॉल्ड फाई नॉट वर्क फंक्शन। फाई नॉट इक्वल्स टू वर्क फंक्शन, फाई नॉट सिंबल इक्वल्स टू वर्क फंक्शन। जो एनर्जी फोटॉन्स लेकर आया, जिसका फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा था, तो उस एनर्जी को इलेक्ट्रॉन लिया, उसमें से कुछ एनर्जी जो लेगा वो वर्क फंक्शन के बराबर होगा, और वो एनर्जी लेके क्या करेगा, सरफेस से निकल जाएगा। बाकी जो एनर्जी बचेगा वो क्या करेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ाएगा, ठीक ना। लिखे, एंड द रेस्ट एनर्जी इज in account with the kinetic energy of the released electron। समझे क्या हुआ कि हम क्या किए कि एक रेडिएशन भेजे मेटल के सरफेस में जिसमें भरा हुआ इलेक्ट्रॉन है, और वो रेडिएशन में जो हम फ्रीक्वेंसी अप्लाई किए वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से हमेशा ज़्यादा है। तो रेडिएशन भेजे, तो रेडिएशन वहाँ से मतलब फोटॉन्स, फोटॉन्स मतलब पैकेट ऑफ एनर्जी, वो आया इलेक्ट्रॉन से टकराया। तो पहले इलेक्ट्रॉन को भागने के लिए जितना एनर्जी चाहिए वर्क फंक्शन, वो 10 चाहिए, भेजे थे 30, तो 10 लेके सरफेस से बाहर निकल गया, लेकिन 20 तो बर्बाद नहीं होगा। अब वो 20 ले लिया और वो भागने लगा। वही लिखा है कि कुछ एनर्जी उसमें से क्या करता है, जो कुछ एनर्जी पहले वो भागने के लिए लेता है, उसके बाद बचा हुआ एनर्जी अपने जो तुम्हारा उसका काइनेटिक एनर्जी का अकाउंट खुलवाया है उसमें जमा होने लगता है, काइनेटिक एनर्जी में जुड़ने लगता है। समझे, कोई दिक्कत। पैराग्राफ चेंज करके लिखो। ये सब कौन बोला, आइंस्टीन बोला, ठीक ना। ये ऐसे लिखना
लिखा है समझ में आएगा, बुक में तो सीधा इक्वेशन लिखेगा, क्या हुआ हवा में रह जाएगा, समझे। अब लिखो नीचे, देयरफॉर एच न्यू बराबर फाई नॉट प्लस के ई मैक्स। ये जो हम एनर्जी इसको भेजे, इसमें से ये एनर्जी एस्केप करने में, अरेस्ट काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम उसमें यूज हो जाएगा, ठीक ना। लिखे, लिखो दिस इक्वेशन इज कॉल्ड आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। यही इक्वेशन कहलाता है आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, ठीक ना। ये एनर्जी क्या कहलाता है, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, ठीक ना। और लेकिन फाई नॉट भी फार्मूला होता है, क्या होता है फार्मूला होता है, बताएं क्या होता है। एच इंटू म्यू नॉट नहीं होगा, फाई नॉट पढ़ा है नहीं, फाई नॉट यहाँ लिखे हैं सिर्फ, बट फाई नॉट बराबर एच इंटू म्यू नॉट, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी नहीं, और एच प्लैंक्स कांस्टेंट हो गया, तो देयरफॉर एच म्यू बराबर एच म्यू नॉट प्लस के ई मैक्स, ठीक है। ये आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन का दूसरा फॉर्म हो गया, लिखो। इसको और कुछ लिख सकते हैं, फोटॉन्स किस स्पीड से चलता है, लाइट के स्पीड से, एच इसको लिख सकते हैं सी बाय लेमडा, नहीं इसको लिख सकते हैं सी बाय लेमडा नॉट प्लस के ई मैक्स, ये भी लिख लो। देखें बुक, ये 3 चैप्टर जो अभी पढ़ा रहे हैं, फिर एटम निकले, ये 3 चैप्टर से 12 नंबर का क्वेश्चन रहता है, ठीक है। और क्या, 3 चैप्टर भी तो है ये, एटम, सेमीकंडक्टर, ठीक है। सेमीकंडक्टर तुम्हारा लास्ट चैप्टर है, सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स या डिवाइसेस, ठीक ना। बहुत नहीं पढ़ना है, छोटा छोटा लिखने वाला है, याद रखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना, मॉडर्न है। ये 3 चैप्टर से 12 नंबर का क्वेश्चन आता है, जिसमें इस तरह का क्वेश्चन सब जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है वही आता है। एटम अलग चैप्टर कर दिया, न्यूक्लियाई अलग, एटम कहाँ ज़्यादा बड़ा चैप्टर है, 5-6 पेज का तो चैप्टर है, फिर न्यूक्लियाई भी 5-6 पेज का चैप्टर है, सब में लिखाएंगे, याद करना पड़ेगा। आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, वही तो दिया है, ठीक है। इसमें कुछ ग्राफ बताना पड़ेगा, ग्राफ इसमें दिया भी नहीं, मतलब जो ग्राफ बताएंगे वो पूछता है एग्जाम में। चलो यही इक्वेशन दिया है, इसको अलग लिखा है, इसको काइनेटिक एनर्जी मैक्स को इधर कर दिया है, इसको माइनस कर दिया है, बात बराबर होगा। ठीक है, क्वेश्चन लिखो, बोर्ड में आया हो क्वेश्चन, लिखो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, ultraviolet radiation of different frequencies, ultraviolet radiation of different frequencies nu1 and nu2
न्यू वन एंड न्यू टू आर इंसिडेंट on two photosensitive materials. New one and new two are incident on two photosensitive materials. Photosensitive materials having work functions W1 and W2. W1 and W2 ब्रैकेट में लिख लो W1 greater than W2 respectively. Full stop. The kinetic energies of the emitted electrons is same in both the cases. kinetic energy of The emitted electrons is same in both the cases. Full stop. Which one of the two radiations have higher frequencies? ठीक है, बोर्ड में आया हुआ है क्वेश्चन, एकदम मतलब रिसेंटली ईयर में पूछा है, ठीक ना। बोलता है अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, मतलब हो गया रेडिएशन हो गया, चाहे जिस तरह का भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाला रेडिएशन हो गया। तो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज न्यू वन एंड न्यू टू जो इंसिडेंट होता है दो फोटो सेंसिटिव मतलब मेटल का सरफेस पे। एक मेटल का वर्क फंक्शन है W1, दूसरे का क्या है W2। वो W1 बड़ा है W2 से, लेकिन पता चलता है कि इस केस में जो इलेक्ट्रॉन उससे निकलता है दोनों से, उसका काइनेटिक एनर्जी दोनों का सेम होता है। काइनेटिक एनर्जी जो दोनों का होता है वो क्या होता है, सेम होता है। तो यहाँ पे बताना है कि कौन सा फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, न्यू वन न्यू टू में कौन बड़ा है, ठीक ना। कैसे बनेगा बोलो। चलो इसी से बनाते हैं, देखो। सिंस h टाइम न्यू बराबर फाई नॉट प्लस के ई मैक्स होता है ना फॉर फर्स्ट रेडिएशन। h तो फिक्स रहेगा, फ्रीक्वेंसी दिया कि अपना न्यू वन, ठीक ना, समझो। और ये दिया है कितना W1, नो न्यू फाई नॉट ने दिया है, वर्क फंक्शन W1 दिया है। काइनेटिक एनर्जी के ई मैक्स नहीं, ये सेम है, इसको 1 नहीं लगाएंगे, ठीक ना। और फॉर सेकेंड रेडिएशन H, लेकिन ये न्यू टू और W1 नहीं दिया, क्या दिया W2 प्लस के ई मैक्स। सिंस क्यों के ई मैक्स ऑफ फर्स्ट बराबर के ई मैक्स ऑफ सेकेंड बराबर के ई मैक्स। दोनों का जो काइनेटिक एनर्जी होता है रेडिएशन के बाद वो दोनों बोलता है सेम है, तो दोनों मान लिए ये इक्वल टू कितना के ई मैक्स। कोई दिक्कत? चलो इसको मानते हैं 1, इसको मानते हैं 2, कोई दिक्कत? ये दोनों सेम है, 1 में 2 घटा देते हैं, ये दोनों कट जाएगा, फ्रॉम 1 माइनस 2 H न्यू वन W1 प्लस के ई मैक्स और H न्यू टू W2 प्लस के ई मैक्स। घटा रहे हैं तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये कट गया, तब कॉमन आएगा, बोलो H न्यू वन माइनस न्यू टू लिखेंगे, W1 माइनस W2 लिखेंगे, कोई दिक्कत? H उधर भेज देते हैं, न्यू वन माइनस न्यू टू W1 माइनस W2 बाई कितना H लिखेंगे,
कोई दिक्कत? बट W1 बड़ा है W2 से, दे रखा है, W1 माइनस W2 ग्रेटर देन 0 होगा, और H पॉजिटिव होता है। सो रहा है तुम रे? सोने आया है? हम इतना मन से पढ़ा रहे हैं, तुम सोने आए हैं, ठीक ना? तो यहाँ पे देखो ν1 माइनस ν2, ये W1 माइनस W2 क्या पॉजिटिव, और H भी पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव बाय पॉजिटिव क्या हो जाएगा? अब इसको उधर पे देते हैं ν1 ग्रेटर देन ν2, पहला फ्रिक्वेंसी बड़ा है दूसरा से, ठीक है? ये सॉल्यूशन हो गया, इसका लिखो। वर्क फंक्शन को 5 मानते हैं। क्वेश्चन में दिया है ना, कैसे मान लेंगे? क्वेश्चन में दिया हुआ, हम अपने मन से लिखा है। क्वेश्चन में क्या दिया है? W1 W2, तो तुम 5 कैसे लिख दोगे अपने मन से? क्वेश्चन में दे दिया, नहीं मानना है कुछ भी। यस, बोर्ड में आया हो क्वेश्चन में। जितना क्वेश्चन इसमें बता रहे हैं, ग्राफ बता रहे हैं, सब बोर्ड में आया हुआ है, मतलब यही सब पूछते रहता है, ठीक ना? ऐसा नहीं कि सब आ जाएगा, कोई एक हो सकता है आएगा, फ्रिक्वेंटली यही सब पूछता है। ऐसा ही चैप्टर है ना, इसका क्वेश्चन ऐसा नहीं कि कोई नया क्वेश्चन आएगा, यही सब रिपीट करते रहता है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। द फॉलोइंग ग्राफ शोज the following graph shows the variation of the following graph shows the variation of stopping potential, shows the variation of stopping potential, ब्रैकेट में लिख लेना V नॉट, with the frequency ब्रैकेट में लिख लेना न्यू, of the incident radiation for two photosensitive metals X and Y, capital X and capital Y. Then find पहला, which of the metals has larger threshold wavelength, which of the metals has larger threshold wavelength, ठीक है?
बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। बी मतलब दूसरा लिखो फिर इसी में दूसरा, एक्सप्लेन एक्सप्लेन ये बुक में है। नहीं, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन थोड़ा बुक में रहता है। बुक से भी शायद आता हो, मैं उस डेटा चेंज करता हूँ। नहीं, बुक से नहीं रहता, इसका क्वेश्चन ऐसे सब रहता है। बुक का क्वेश्चन तो न्यूमेरिकल्स है, कुछ थियोरेटिकल हो सकता है बुक में भी होगा, बुक में हम देखे नहीं है एग्जैक्ट, उतना क्वेश्चन पढ़ाते हैं तो याद थोड़ा रहेगा। एक्सप्लेन गिविंग रीजन, ये सब क्वेश्चन तुमको करना पड़ेगा ये सब चैप्टर को कवर करने के लिए, ठीक ना। ये सब PYQ में मिलेगा। अब पीवाईक्यू में मिलेगा मिलेगा ही, जब पूछता है तो उसमें मिलेगा ही, ठीक ना। एक्सप्लेन गिविंग रीजन्स विच मेटल गिव्स explain giving reason which metals give out electrons having larger kinetic energy for the same wavelength of the incident radiation। ब्रैकेट में लिख लो, इसका मतलब हुआ that is if the distance between the radiation source and metal X is halved, how will the kinetic energy of electrons emitted from it change। ठीक है, अब इसका ग्राफ देखो कैसा है। ग्राफ कुछ ऐसा है, एक पे है स्टॉपिंग वोल्टेज और इस पे है तुम्हारा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और ये दिया है ऐसे, यह है तुम्हारा 0.5 और ये ये है 1.0 और इंटू 10⁻15 सेकेंड। ये x का है, ये y का है, ग्राफ बनाओ। ठीक है, तो पहला क्या निकालना है, विच ऑफ द मेटल्स हैव हायर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ग्राफ देखकर पता करना है। हाँ, स्टॉपिंग ग्राफ किसका है शुरू में, वो V0 है, ये न्यू नॉट है, ठीक ना। तो दोनों का किसका, ये तुम्हारा थ्रेशोल्ड वेवलेंथ किसका ज़्यादा है कम है, ये बताना है। ये क्या है 10⁻15? वो उसका 0.5 इंटू 10⁻15 1 इंटू 10⁻15, ठीक ना, वो फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है, बताना है। ये बोलो किसका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, एक्स का कि वाई का। वाई का ज़्यादा है, ठीक ना, तब पता कर लो वेवलेंथ किसका ज़्यादा होगा। फॉर्मूला लगाएंगे कौन, आइंस्टाइन। आइंस्टीन इक्वेशन काहे के लिए लगाओगे, उसमें थ्रो फ्रीक्वेंसी है। ओ ये वाला hc/λ क्लियरली ये वी ओ
ऑफ किसका वाई, सॉरी न्यू ओ किसका वाई ग्रेटर देन न्यू ओ किसका एक्स लिख सकते हैं। न्यू नॉट किसका वाई का बड़ा है, सी बाय लेमडा नॉट किसका वाई का ग्रेटर देन सी बाय लेमडा नॉट किसका एक्स का लिखेंगे। ये कट गया, 1 बाय लेमडा नॉट वाई ग्रेटर देन 1 बाय लेमडा नॉट एक्स लिख सकते हैं। इसको ऊपर ले जाते हैं, लेमडा नॉट वाई लेमडा नॉट एक्स। अब ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, पता है ना। इसका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी सॉरी वेवलेंथ ज़्यादा हुई है एक्स का लिख लो, आ गया आंसर, ठीक है। ये भी कहना चाहिए एक का अगर थ्रेशोल्ड ज्यादा है तो उसका वेवलेंथ अगले वाले। हाँ, जिसका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा उसका वेवलेंथ क्या हो जाएगा, कम होगा। लेकिन ये एग्जाम में बना के दिखाना रहता है ना। अच्छा, ये 3 क्वेश्चन था, ठीक ना। वो डेटिज जो लिखाए थे ना, वो सी कर लेना, ठीक ना। डेटिज नहीं लिखाए थे, उसमें सी करो। 3 क्वेश्चन है इसमें, ठीक ना। डेटिज नहीं था, सी था। हाँ, उसके बाद बोलता है एक्सप्लेन गिव रीजन विच मेटल गिव्स आउट इलेक्ट्रॉन्स हैविंग काइनेटिक एनर्जी have larger kinetic energy for the same wavelength of the incident radiation, ठीक ना। मैं ऐसे भी बोल सकते थे ये वाले क्वेश्चन, फ्रीक्वेंसी कम है तो वेवलेंथ ज्यादा कैसे बोल देंगे, कोई रीजन है। वेवलेंथ के बारे में तो कुछ नहीं कहा गया इस चैप्टर में। वेवलेंथ तो ये लगाएं, फार्मूला लगा के लिखें, फार्मूला लगाना पड़ेगा तुमको, ठीक ना। फ्रीक्वेंसी के बारे में बताया गया है, तब बोल देंगे। फ्रीक्वेंसी तो बोल नहीं रहा है, यहाँ बोल रहा है वेवलेंथ, वेवलेंथ लगा के कंक्लूड करोगे। दूसरा क्वेश्चन में बोल रहा है कि यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इस बार अगर हम सेम वेवलेंथ, दोनों का रेडिएशन का वेवलेंथ सेम हो तो किस इलेक्ट्रॉन मतलब किस मेटल का इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा, ये बताना है, ठीक ना। काइनेटिक एनर्जी किसका ज़्यादा होगा ये बताना है। थ्रेशोल्ड। हाँ, दोनों का सेम है, ठीक ना। मैं ये वाला लगाऊंगा एच सी बाय लैम्डा। इसका काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा। चलो देखो, अभी थोड़ा देर पहले फार्मूला पढ़ाए थे सिंस एच न्यू बराबर फाई नॉट प्लस के ई मैक्स पढ़ाए थे ना। के ई मैक्स पहले निकाल लेते हैं इससे। के ई मैक्स बराबर एच न्यू माइनस फाई नॉट लिखेंगे। के ई मैक्स एच सी बाय लेमडा, दोनों का लेमडा सेम है, माइनस फाई नॉट, बट फाई दिख रहा है वाई, फाई नॉट वाई ग्रेटर देन फाई नॉट एक्स दिख रहा है, ठीक ना। तो देयरफॉर के ई मैक्स किसका वाई का लिखते हैं बराबर एच सी बाय लेमडा माइनस फाई नॉट वाई एंड के ई मैक्स एक्स का लिखते हैं एच सी बाय लेमडा माइनस फाई नॉट, किसका लिखेंगे एक्स का। देखो ये मान लो 10 है, ये चूंकि दोनों का सेम है तो ये मान लो 10 है, और ये बड़ा है तो ये मान लेते हैं 5 है, और ये मान लेते हैं 4 है। तो 10 में से 5 घटाएंगे, 10 में से 4 घटाएंगे, कौन बड़ा आंसर होगा, नीचे वाला का। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम एक्स का ज़्यादा हो जाएगा, समझ गए।
नहीं समझे? लेकिन आपने अपने मन से वैल्यू रखा था। अरे वो अपने मन से क्या होगा, ये तो दोनों का सेम है ना। हाँ, और यहाँ देखता ना ये बड़ा है तो ये 10 में से ज़्यादा घटाएंगे, 10 में ज़्यादा नहीं, वही तो लॉजिक बता रहे हैं, ठीक ना। समझ गया? देयरफॉर सब चीज़ लिखा हुआ देख लो, कंक्लूजन देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर के ई मैक्स एक्स का ग्रेटर होगा किसका, के ई मैक्स किसका, वाई का। ऐसा समझ में, ऐसा ऐसा क्वेश्चन होता है एग्जाम में, ठीक है। आइंस्टाइन का क्वेश्चन तो सब में लगेगा सर। हाँ तो उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है तो लगेगा ही ना, इसलिए तो सब क्वेश्चन उस तरह का एक जगह करके बता रहे हैं। कोई और चैप्टर में नहीं है। लास्ट है डी ब्रॉगली है, वो छोटा सा है, बहुत छोटा सा है। डी ब्रॉगली इक्वेशन एक ठो बताना है बस। सर मैथ में जो एग्जाम्पल सर उसका भी सवाल करवाइए। हम तो सब करवा दिए हैं, सिर्फ इसका बचा हुआ है तुम्हारा इंटीग्रेशन का। हाँ तो इंटीग्रेशन का बनाए का नहीं इतना दिन से, सब क्वेश्चन वो हम ही बताएंगे। उसमें तुमको 100 क्वेश्चन है, कम से कम 40 को तो बनेगा। इतना दिन से तो बोल रहे हैं बनाने के लिए, रोके थोड़ा हैं, बनाते हो। नहीं नहीं, काहे नहीं बनाते हो। हाँ तो एग्जाम्पलर जब बुक लिखा हुआ है सिलेबस में तो सारा चैप्टर तो पढ़ा ही है। आपका नोट्स ये जो करवाएं सर वो काफ़ी नहीं है। एग्जाम्पलर हम नहीं बन पाए हैं इसमें, ठीक ना। एग्जाम्पलर में जो लॉन्ग टाइप है बहुत सारा क्वेश्चन वो तुमको बनाना पड़ेगा, वो पूछता है बहुत, ठीक ना। जैसे tan इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन एग्जाम्पलर में है, एनसीईआरटी में नहीं है, बहुत बार पूछा है, 6-7 बार पूछा है, ठीक है। बहुत सारा क्वेश्चन है उसमें। कोटेक्स का 10x का इंटीग्रेशन भी कॉटेक्स इंटू टेन एक्स तो 1 हो गया रे। नहीं, कोटेक्स बाय 10x का इंटीग्रेशन भी कॉट इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स एक्स, उसका एनसीईआरटी में बताया है। तीसरा, इसमें तीसरा क्वेश्चन है एक, तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक्स के बारे में सिर्फ बोल रहा है। बोलता है इफ द डिस्टेंस बिटवीन द लाइट सोर्स and metal x is halved, how will the kinetic energy of the emitted from it change, ठीक ना। सोर्स का डिस्टेंस अगर आधा कर देंगे, ठीक ना। सोर्स का डिस्टेंस कैसे पता करें? अरे डिस्टेंस पता नहीं करेंगे, बोलते हैं आधा कर देंगे, देखो हम समझाते हैं। क्या होगा अभी खुद एक डायग्राम बनाएंगे बता देंगे। मान लो ये सोर्स है, ठीक ना, इसका डिस्टेंस है यहाँ से पहले कितना, ये मान लेते हैं डी है। अब यहाँ पे सोर्स यहाँ पे ले आते हैं, अब ये हो गया तुम्हारा d/2, ठीक ना। वही बल्ब यहाँ पे डी पे लगाए थे, अब कहाँ पे लगा दिए, डी पे। तो इससे जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ठीक ना, ये इलेक्ट्रॉन जो इससे निकलेगा इसका काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, डबल हो जाएगा, क्या होगा। हाँ हाँ, रीजन रीजन उसको पास में रहेगा तो उसका फ्रीक्वेंसी सब सेम है, दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम है, फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी वही बल्ब लगाए हैं। क्या बोलता है, सोर्स पहले 2 किलोमीटर पे था, 1 किलोमीटर पे आ गया, थोड़ा हम बदल दी। फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी सब सेम ही रहेगा। हाँ और क्या, सेम रहना चाहिए। क्या होगा ना बताओ, ये बताओ ना। काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं आता। नहीं आएगा, क्योंकि इंटेंसिटी ने बदला है रे। इंटेंसिटी पहले बल्ब एकदम दिख रहा है डीम, अब हो गया एकदम लाल, तो इंटेंसिटी बढ़ने से कुछ फर्क पड़ता है। इंटेंसिटी लाइट वहां लगा, लाइट यहाँ लगेगा तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का है इंटेंसिटी ना। मान लो हम यही बल्ब क्या कहता है तिलकामाझी चौक पे लगा कर रखे हैं, दिखेगा, खाली बल्ब दिखेगा, इंटेंसिटी कम है। और ये बल्ब एकदम यहाँ पर ले आए तो रोशनी ज़्यादा हो गया, रोशनी ज़्यादा हुआ तो फ्रीक्वेंसी चेंज हुआ कि इंटेंसिटी, हट इंटेंसिटी नहीं चेंज हुआ, लाइट का इंटेंसिटी ज़्यादा है, इंटेंसिटी ज़्यादा ये फोटोन्स आने लगा, फ्रीक्वेंसी तो वही था, वही लाइट, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं किया है। फ्रीक्वेंसी चेंज करेगा तब ना काइनेटिक एनर्जी चेंज करेगा, इंटेंसिटी से करंट चेंज करता है ना। तो कितना अच्छा क्वेश्चन है। फंस गया ना। लिखो
ठीक ना, कितना अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ाया हुआ है। फ्रीक्वेंसी चेंज करेगा तब काइनेटिक एनर्जी चेंज करेगा, एक्स्ट्रा एनर्जी उसको मिलेगा। इंटेंसिटी से इलेक्ट्रॉन ज्यादा भागेगा, समझा। लाइट नजदीक आ जाएगा तो क्या एनर्जी ज्यादा मिलेगा, इंटेंसिटी ज्यादा हो जाएगा, रोशनी ज्यादा होगा, समझा। हाँ, तो लिखो इसको बोर्ड में, इसलिए घुमा के क्वेश्चन पूछता है पूरा। लिखो एज इन दिस केस, एज इन दिस केस frequency will not change, frequency will not change, only intensity will change, only intensity will change. Hence photons incident on metal in both case provide same energy, provide same energy. Hence there will no change in kinetic energy. समझा। वो कितना अच्छा क्वेश्चन था, थियोरेटिकल क्वेश्चन एकदम जबरदस्त। ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है, ठीक ना। इसमें पूरा एकदम अच्छा अच्छा क्वेश्चन पूछता है। ये सब क्वेश्चन ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, बराबर आते रहता है, ठीक ना। एक बार समझ गए तो एग्जाम में लिख दोगे, नहीं तो फिर वही रट के गए, पता चला भूल गए। उल्टा सीधा आधा हो गया तो एनर्जी डबल हो गया, या एनर्जी आधा हो गया, ये करके आओगे। ठीक ना। क्वेश्चन लिखो, फिर से क्वेश्चन, ये सब बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक ना। पता नहीं, क्वेश्चन अभी ग्राफ भी है बहुत सारा, ठीक ना। जो बोर्ड में आया हुआ इस चैप्टर से आता है वो लगभग हम सब पढ़ा रहे हैं। कुछ तुम लोग नहीं, इससे आता है ज़्यादा, इसी से ज़्यादा रहता है, वो दोनों से कम रहता है। एटम 12 नंबर का क्वेश्चन रहता है नहीं, तीनों चैप्टर मिला के, इसमें से एटम न्यूक्लियाई से थोड़ा कम रहता है, ठीक ना। इससे रहता है क्वेश्चन, ठीक ना। हाँ, डुअल नेचर से रहता है, उधर सेमी कंडक्टर से रहेगा। ये तीनों चैप्टर में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी से रहेगा, डुअल नेचर से। हाँ। क्वेश्चन लिखो, रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी 10 टू द पावर 15 हर्ट्ज are incident on two photosensitive surface. Two photosensitive surfaces, A and B, capital A and B. लिखा, full stop. Following observations are recorded. Following observations are recorded. ये सब चैप्टर का कहीं दूसरे जगह पढ़ोगे ना, पढ़ते हैं तो नोट्स दे देता है, पढ़ाता नहीं है, रीडिंग वीडिंग कुछ नहीं। इसका दे देगा नोट्स, एटम्स न्यूक्लियाई का नोट्स दे देगा। सेमी कंडक्टर तो ऐसे पार हो जाता है, ठीक ना। लेकिन बहुत अच्छा चैप्टर है, इसमें कुछ नहीं करना है, लिखाना है, समझाते जाना है। क्योंकि मॉडर्न फिजिक्स है, इसका डेरिवेशन तो खैर सवाल ही नहीं, एमएससी के ऊपर का डेरिवेशन है ये सब, ठीक ना। तो डेरिवेशन तो सोच ही नहीं सकते हो। अगर तुम टर्म समझ गए तो बस दो ही तीन चीज़ पे तो इसका खेला है, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और इंटेंसिटी, बस इसी पे है। ये आइंस्टीन का फार्मूला इक्वेशन इसी पे बेस्ड है पूरा, इसी पे घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछता है, और ग्राफिकल क्वेश्चन रहता है। तो ग्राफिकल में जिसका y इक्वस टू एम एक्स प्लस सी इक्वेशन है ना 11th में, वो क्लियर है, वो सब क्वेश्चन का आंसर दे देगा, ठीक ना। लिखे, लिखो, क्या लिखे, फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस आर रिकॉर्डेड, लिखे। पैराग्राफ चेंज करके लिखो, सरफेस ए, सरफेस ए डैश, सरफेस ए डैश, नो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन टेक, नो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन टेक्स प्लेस। सरफेस बी, पैराग्राफ चेंज करके, फोटो इमिशन टेक्स प्लेस, फोटो इमिशन टेक्स प्लेस but photoelectrons have zero energy.
लिखे? जीरो है ना? हाँ, पैराग्राफ चेंज करके लिखो फिर से। एक्सप्लेन दी एबव ऑब्जर्वेशन, एक्सप्लेन दी एबव ऑब्जर्वेशन on the basis of Einstein, on the basis of Einstein's photoelectric equation, photoelectric equations, full stop, उसके बाद लिखो how will the observation with surface B capital B, ठीक ना, change when the wavelength of incident radiation is decreased. ठीक ना। पहला सरफेस पे बोलता है कोई किसी तरह का फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन नहीं होता है, ठीक ना। दूसरा सरफेस पे फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन होता है, लेकिन फोटो इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी क्या होता है? 0 होता है, ठीक है। तो आइंस्टीन के बेसिस पे इसको समझाना है, ठीक है। देखो समझाते हैं। हुआ क्या है यहाँ पे, दो सरफेस, नाम क्या क्या है? ए और बी। एक सरफेस यहाँ पे ए है, इससे रेडिएशन यहाँ पे आ रहा है, फ्रीक्वेंसी कितना है? 10⁻15, ठीक ना। और यहाँ पे दिखा रहा है क्या चीज़? नो इमिशन। एक दूसरा सरफेस है तुम्हारा बी, इसमें भी इमिशन इसी फ्रीक्वेंसी का आ रहा है, 10⁻15 हर्ट्ज का, लेकिन इसमें इमिशन दिख रहा है, ठीक ना। इसमें इमिशन दिख रहा है, इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, लेकिन इसका काइनेटिक एनर्जी क्या है? 0 है। कोई दिक्कत? इसमें तो इलेक्ट्रॉन निकला ही नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन निकला ही नहीं, यानी कि यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड किया गया, ठीक ना, जो फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड किया गया लेस देन V0 ए, मतलब ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी इसको मिला है, भागने के लिए भी एनर्जी नहीं मिला है इसको, नहीं निकला इलेक्ट्रॉन। कोई दिक्कत? तो इसका मतलब यहाँ पे जो इसको फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड किया गया है इतना, ठीक ना, वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से बराबर है, इक्वल है। अगर इक्वल होता तो कम से कम भाग तो जाता, ये तो भागा भी नहीं है, मतलब इससे क्या है? कम है। और इसमें भाग गया है लेकिन कुछ मिला नहीं है, मतलब इक्वल्स टू है। हियर न्यू इक्वल्स टू न्यू नॉट बी, ठीक है, लिखो बस, हो गया, यही करना था, समझ गए। उसमें भागा है लेकिन एनर्जी कुछ नहीं ले पाया है, मतलब जितना चाहिए निकलने के लिए उतने दिया है, निकल जाओ सरफेस के बाहर, लेकिन उसके बाद तुम टहल इधर उधर नहीं जा सकते हो, काइनेटिक एनर्जी नहीं मिला है। इलेक्ट्रॉन निकला नहीं पहले वाला, पहला से तो निकला ही नहीं है। नो इमिशन, क्या लिखा है? इमिशन, उसमें इमिशन लिखा है, लेकिन काइनेटिक मतलब एनर्जी क्या बोलता है? 0 है। तो उसमें देखो बाहर निकाल दिए हैं, लो निकाल दिए हैं, लेकिन काइनेटिक एनर्जी क्या लिखा है? काइनेटिक एनर्जी मतलब वो तो ग्रेटर देन हो रहा था तब ना। हाँ, क्या बोल रहे थे तुम? इतना एडवांस चैप्टर पढ़ रहे हो, पढ़ा रहे हैं, ठीक, याद तो रखना ही पड़ेगा। हर चीज़ को पढ़ने के लिए समझना और याद रखना पड़ता है, ठीक ना, तो याद तो रखना ही पड़ेगा। थ्योरेटिकल चैप्टर है, इसका नोट्स दे देते तो क्या हाल होता है सोचो, ठीक ना। नोट नहीं दिए, नोट देते तो पढ़ते याद करते, कुछ समझ ही ना था। काला अक्षर बराबर, ठीक ना, भैंस यहाँ ये नहीं था, ठीक ना, काला अक्षर काला ही लगता, और क्या, उससे कुछ अर्थ नहीं होता।
तो कम से कम पढ़ रहे हो, समझ रहे हो, यही बहुत बड़ा बात है, ठीक ना। नहीं तो ये सब चैप्टर स्टार्ट करते हैं ना तो सब इधर उधर उधर चूहा बिल्ली की तरह सब भागने लगता है। कैसा है, कैसा समझने का कोशिश नहीं करता है, जबकि एकदम आसान है। ठीक है, 2 पार्ट हो गया, 1 पार्ट और है ना, 1 पार्ट और क्या है? Explain the above observation. हाँ, बोलता है कि अगर हम इसका क्या चेंज कर दें, How will the observation change if surface B? फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, हाँ ये तो हो गया, ठीक है। उसके बाद When the wavelength of incident radiation is किसका, बी का, B का. बी का अगर हम वेवलेंथ घटा देंगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तब उसका काइनेटिक एनर्जी मिलेगा, ठीक ना। नहीं मिलेगा, ऑलरेडी देखे हैं, तो लिखो नीचे फिर से लिखो, नो इफ लेमडा इज, मतलब हाँ, लेमडा इज डिक्रीज्ड, नो इफ लेमडा इज डिक्रीज देयरफॉर लेमडा बराबर सी बाय न्यू। लेमडा बराबर सी बाय न्यू होता है, हैंस न्यू इंक्रीजेज, हैंस न्यू इंक्रीजेज, therefore the incident photons, therefore the incident photons has now more energy than earlier। अब क्या होगा, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो गया तो फोटॉन्स के पास पहले से ज़्यादा क्या होगा, एनर्जी होगा, 10 टू Has पावर, now more energy. हाँ, देन अर्लियर 10 टू पावर 15 था पहले, अब 10 टू पावर 15 से कहीं ज़्यादा होगा, अब तो उसको काइनेटिक एनर्जी भी मिलने लगेगा। तो हैंस लिखो फुल स्टॉप, हैंस नाउ द इलेक्ट्रॉन्स, hence now the electrons escaped, hence now the electrons, hence now the electrons escaped after the surface after the surface have now kinetic energy। अब जो इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी नहीं था, अब क्या है उसके पास, काइनेटिक एनर्जी है। कितना देखो लॉजिकल चीज़ है, नहीं तो शुरू से पढ़ रहे हो, सुन रहे हो, बढ़िया से समझ में आ रहा है, नहीं तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक ना। अब 2 टॉपिक, इंपॉर्टेंट ग्राफ्स इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये सब ग्राफ सारा इंपॉर्टेंट ग्राफ्स है, एक भी इसमें इरिलेवेंट ग्राफ नहीं है। इंपॉर्टेंट ग्राफ्स इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, टॉपिक का नाम दो, ठीक है। पहला लिखो, फ्रीक्वेंसी वर्सेस स्टॉपिंग पोटेंशियल, फ्रीक्वेंसी वर्सेस स्टॉपिंग पोटेंशियल। फ्रीक्वेंसी वर्सेस स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है, पहले लिख लो तब ग्राफ बता देते हैं। फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा, बढ़ेगा घटेगा, बढ़ेगा, नहीं फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, वोल्टेज ज़्यादा चाहिए रोकने के लिए, नहीं पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा धक्का मारेगा, समझ गए, रिपल करेगा। तो लिखो, एज वी नो डेट, एज वी नो डेट ए मिनिमम फ्रीक्वेंसी, ब्रैकेट में लिख लो न्यू नॉट, इज रिक्वायर्ड to escape the electrons, to escape the electrons from the surface of metal, ठीक ना। ये हम लोग जानते हैं कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हमको चाहिए ही चाहिए इलेक्ट्रॉन को सरफेस से बाहर निकलने के लिए, ठीक ना। अब इसका ग्राफ देखो, न्यू नॉट है, वी नॉट मत लिख देना। ये यहाँ पे न्यू नॉट, ठीक ना। इसका स्लोप देखो क्या होगा, स्लोप पहले लिख देते हैं तब बता देते हैं होगा इसे। स्लोप बराबर h बाय ई, और इस पॉइंट का यहाँ पे
माइनस फाई नॉट बाई ई लिखो। ग्राफ बनाओ, फिर नीचे लिखाएंगे, तब ये बताएंगे इसका स्लोप कैसे होगा ग्राफ का। ये सारा ग्राफ यहाँ पे इसी तरह क्वेश्चन आएगा कि स्केच एंड एक्सप्लेन द ग्राफ, फाइंड द स्लोप एंड वाई इंटरसेप्ट। तो कैसे हो रहा है ये? सब अभी लिखाएंगे ना, सब समझ में आ जाएगा। वाई इक्वल्स टू, हाँ स्ट्रेट लाइन है सब। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए चाहिए। उसके बाद फ्रीक्वेंसी का देखो, देखो इसके बाद इधर जाएंगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, उसके बाद फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो अब इलेक्ट्रॉन शांत नहीं रहेगा, एनर्जी लेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो रोकने के लिए अब ये तैयार हो जाएगा। तो ये पहले जीरो था, अगर ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से पीछे तो वी नॉट देखो कहाँ था, जीरो। जैसे ही वी नॉट से बढ़ा फ्रीक्वेंसी, ये भी बढ़ने लगा, मतलब अब रोकने के लिए स्टॉपिंग वोल्टेज भी बढ़ने लगेगा। तो ये भी बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है, तो ग्राफ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन होता है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। समझ गए? और ये नीचे क्यों आया ये तो अभी बताएंगे अभी तुरंत। हाँ, इसके बाद लिखो तो स्लोप h by e है। हाँ लिखो, नो इफ द इलेक्ट्रॉन escaped now if the electron escaped and if nu is further increased hence k dot e मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, hence k dot e of electrons ब्रैकेट में लिख लो escaped electrons also increases and now more potential and now more potential and now more potential required to stop it. Full stop. Hence more stopping potential. Hence more stopping potential ब्रैकेट में लिख लो V नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, ग्राफ को एक्सप्लेन किए हैं कि एक बार स्टॉपिंग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी जैसे ही देंगे तो अब क्या करेगा, जो इलेक्ट्रॉन भाग चुका है सरफेस से वो अब एनर्जी गेन करने लगेगा, जिससे उसका काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे बढ़ेगा। तब उसको रोकने के लिए हमको बाहर से पोटेंशियल जो है, ठीक ना, जो सर्किट में लगाए थे ब्रेक, नहीं याद है, वेरिएबल पोटेंशियल, उसको भी बढ़ाना पड़ेगा। तो उस लगाने का मकसद क्या है? स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो अब स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक ना, तो अब देखो, सिंस एच न्यू बराबर फाई नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। ठीक ना, तो अभी मेरा ग्राफ किसका है, इसको इधर भेजते हैं। ठीक ना, y इक्वल्स टू mx प्लस सी। एच नॉट फाई नॉट, इसको लिख सकते हैं ई इंटू वी। हाँ ठीक ना, भी यहाँ पे क्या लिखेंगे? भी यहाँ पे लिखेंगे वी नॉट। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी ई इंटू वी नॉट होगा यहाँ पे। चलो इसको इधर भेज देते हैं। देखो यहाँ पे इसको इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? ई इंटू वी नॉट बराबर एच न्यू माइनस फाई नॉट होगा। ई उधर भेज देते हैं तो वी नॉट बराबर एच बाय न्यू माइनस फाई नॉट बाय
ये लिख सकते हैं। चलो, एक एक्सिस पे किसको रखे हैं, वी नॉट को, और एक एक्सिस पे किसको रखे हैं, फ्रीक्वेंसी को। चलो थोड़ा सा और इसको बढ़िया से लिखते हैं, वी नॉट बराबर न्यू एच बाई ई प्लस माइनस फाई नॉट बाई ई। देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, कंपेयर इट विथ y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। पढ़े हो ना 11th में। y एक्सिस पे कौन है, वी नॉट। देखो वी नॉट y को रिप्रेजेंट कर रहा है, एम एक्स एक्स एक्सिस पे कौन है, x को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, म्यू। इसके साथ जो मल्टीप्लाई होगा कौन होगा, m। देखो स्लोप h बाई, और ये x इंटरसेप्ट y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी होता है ना, तो प्लस सी। देखो यहाँ पे ये लाइन और इनसे x एक्सिस पर ये जो y एक्सिस y इंटरसेप्ट कहलाता है, सॉरी y इंटरसेप्ट कहलाता है। तो ये y इंटरसेप्ट देखो आ गया, प्रूफ है इसको स्लोप बतलाए निकालने के लिए, ठीक है ना, कैसे उसका स्लोप होगा ऐसे लिखेंगे, ऐसे कंपेयर करके ही बताया जाता है, ठीक है ना, एक्सप्लेन करने बोलता है कैसे इसका स्लोप होगा। ठीक है, लिखो हम कुछ नहीं कर रहे हैं, जो सिलेबस में पढ़ा रहे हैं, ठीक ना, बहुत लोग पढ़ाता नहीं है, हम पढ़ा रहे हैं। नोट्स भी ज़्यादा लोग पढ़ता लिखा होता है। नोट समझ में आएगा। काइनेटिक एनर्जी को अरे हाँ पढ़ाएं फार्मूला, ठीक ना, काइनेटिक एनर्जी बराबर ई भी यहाँ स्टॉपिंग वोल्टेज होगा। ग्राफ बहुत लोगों को समझ में एकदम नहीं आता है, उसका रीज़न है ये, इस तरह से एक्सप्लेन किया नहीं जाता है, समझ में नहीं आएगा। बुक में थोड़ा इतना लिखेगा कंपेयर विथ y इक्वल्स टू एक्स प्लस सी, सीधे ही लिखेगा, देखे बोल देगा स्लोप ये हुआ, ये y इंटरसेप्ट हुआ। तो हम तुमको समझा देंगे कंपेयर करके तब ना। देखो y के साथ कौन है, वी नॉट, x के जगह पे कौन है, न्यू है, और एम एक्स प्लस सी हो गया। चार ग्राफ है, एक वो एक बताया अभी, 3 और बाकी वो अलग ग्राफ था, ठीक ना। हाँ वो सब अलग है दूसरा लिखो, फ्रीक्वेंसी वर्सेस फोटो इलेक्ट्रिक करंट। इस बार ग्राफ होगा फ्रीक्वेंसी वर्सेस फोटो इलेक्ट्रिक करंट। फ्रीक्वेंसी बढ़ने पे फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगा घटेगा, इंटेंसिटी बढ़ने पे ना बढ़ेगा रे। फ्रीक्वेंसी से क्या मतलब है इंटेंसिटी मतलब ज़्यादा फोटॉन्स मतलब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो ज़्यादा करंट होगा। फ्रीक्वेंसी से क्या मतलब है, फ्रीक्वेंसी बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है, ठीक ना, समझ गए। तो इस बार फ्रीक्वेंसी और इसका फोटो इलेक्ट्रिक करंट का ग्राफ कैसा होगा, पैरेलल लाइन होगा, बढ़वे नहीं करेगा। फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है लेकिन करंट बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, देखो शुरू में पता चल गया, वही लिखना है हम। कोई ग्राफ बड़ा होगा कोई छोटा होगा। करंट बढ़ेगा किसके कारण, इंटेंसिटी के कारण, ठीक ना, इसके कारण एनर्जी बढ़ता है, ठीक ना लिखो, इफ वी चेंज दी फ्रीक्वेंसी if we change the frequency then photoelectric current will not change। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट चेंज नहीं होगा। अब एक तो ग्राफ बना लो, मतलब एक एक्सिस पे अगर हम यहाँ पे रखें फ्रीक्वेंसी और यहाँ पे रखें आई मतलब फोटो इलेक्ट्रिक करंट। लेकिन हमको पता है कि करंट तभी जनरेट होगा जब तक हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी सप्लाई नहीं करेंगे, उससे ज़्यादा, ठीक ना। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पे करंट जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा, नहीं तभी ना इलेक्ट्रॉन भागेगा। अब इससे ज़्यादा अगर हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो करंट जनरेट होना स्टार्ट होगा, लेकिन उसके बाद करंट बढ़ेगा नहीं, जितना हाई करंट से स्टार्ट होगा उतने रहेगा। लो ठीक है, ये यहाँ पे ये करंट हो गया, ये देखो एकदम फिक्स्ड है। यहाँ से इसके पहले करंट कितना था, 0 था,
यहाँ से करंट जो बढ़ा बढ़ा नहीं, मतलब जो जनरेट हुआ उतना ही रह गया। ठीक है, बनाओ। ठीक है, दूसरा ग्राफ सस्ते में निकल गया। तीसरा ग्राफ में फिर y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी आने वाला है। तीसरा में हाँ तीसरा में आएगा। लिखो तीसरा ग्राफ, फ्रीक्वेंसी वर्सेस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। फ्रीक्वेंसी वर्सेस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, इसका फार्मूला यहीं पे है, देखो यहाँ पे के ई मैक्स है ना, इसको रहने देते हैं, इसको उधर फेंक देते हैं। तो के ई मैक्स बराबर एच न्यू माइनस फाई नॉट होगा, y इक्वस टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करते हैं। ये y को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक ना। फ्रीक्वेंसी वर्सेस क्या लिखा है, तो ये तो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, m को, और ये c को। इसका ग्राफ जानते हैं कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन बना देते हैं। इस पे रखेंगे तुम्हारा न्यू, इस पे रखेंगे के ई मैक्स, और जानते हैं ये ग्राफ तुम्हारा न्यू नोट से स्टार्ट होगा। ठीक है, इसका स्लोप बोलो कितना होगा फिर से, स्लोप यहाँ पे दिख रहा है, स्लोप कितना है h, और y इंटरसेप्ट कितना होगा माइनस फाई नॉट। हो गया, कितना मस्त ग्राफ है। ठीक है, कंपेयर विथ y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, ये सीधा बोल देता है ग्राफ बना के उसका स्लोप निकालना है, y इंटरसेप्ट निकालना है। ठीक है, नेक्स्ट चौथा ग्राफ, इंटेंसिटी वर्सेस स्टॉपिंग पोटेंशियल। पोटेंशियल इंटेंसिटी बढ़ाने पे स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा, बढ़ेगा घटेगा। और तुम क्लास में सो, इंटेंसिटी बढ़ाने पे स्टॉपिंग पोटेंशियल का वैल्यू बढ़ेगा घटेगा, उधर होता है, छोड़ो ना तुम, ये बोलो बढ़ेगा घटेगा, ये बोलो ना सोच के। इंटेंसिटी, इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो क्या बढ़ेगा, वोल्ट भी बढ़ेगा, मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल स्टॉप। स्टॉपिंग पोटेंशियल कब बढ़ता है, जब एनर्जी बढ़ता है, काइनेटिक एनर्जी का। इंटेंसिटी बढ़ने पे एनर्जी बढ़ता है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल जितना उतने रहेगा। ठीक ना, वो तो करंट न बढ़ता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक ना, वो बढ़ता है। इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा नहीं, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तब नहीं, इधर से देंगे ठोकर कस के, वोल्टेज बढ़ाएंगे। समझा, तो ग्राफ कैसा होगा, पैरेलल लाइन। समझा, लिखो लिखो, एज व्हेन इंटेंसिटी विल इंक्रीजेज, as when intensity will increases, then its stopping potential do not change. Do not change, because stopping potential changes, because stopping potential changes only if frequency will change. समझा,
ऑलरेडी पढ़ा हुआ, इसी को घुमा फिरा के कभी ग्राफ, कभी ये, कभी वो। हाँ, फ्रीक्वेंसी चेंज करेगा तभी चेंज करेगा। इंटेंसिटी ले लिए किस एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे, और ये स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक ना। स्टॉपिंग पोटेंशियल अगर वी नॉट है तो यही वी नॉट ही रहेगा। देखो ग्राफ पैरेलल लाइन, समझ गए, चेंज नहीं कर रहा है वो, किसी में भी डिक्रीज नहीं करना, किसी भी फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करेंगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल डिक्रीज करेगा। ग्राफ ऊपर जा रहा था, फ्रीक्वेंसी पीछे आएंगे तो ग्राफ नीचे आएगा, डिक्रीज करेगा। तो इसमें क्या है, जो चीज़ बढ़ रहा है वो घट उल्टा जाएंगे तो क्या होगा, घटेगा। ठीक है, एक और ग्राफ है। हाँ नहीं, 5 है, मुझको याद नहीं रहा, एक टाइम का है। लिखो टाइम वर्सेस फोटो इलेक्ट्रिक करेंट। देखो, एज विद इन टी बराबर 10⁻⁹ सेकेंड, एज विद इन टी इक्वल्स टू 10⁻⁹ सेकेंड, electrons will escape from the surface of metals, escape from the surface of metals, ठीक ना। तो अब देखो, किसका वर्सेस किसका है, टाइम वर्सेस फोटो इलेक्ट्रिक आई, और ये हो गया टाइम। ये 10⁻⁹ 10⁻⁹ सेकेंड के विद इन इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है, निकल जाता है। तो उसके पहले इलेक्ट्रॉन तो निकला नहीं होगा या बहुत कम निकला होगा, तो उसके पहले करंट धीरे धीरे बढ़ेगा। लेकिन एक बार 10⁻⁹ पे आ गया, उसके बाद तो सब इलेक्ट्रॉन निकल के रेडी है, और वो सब इलेक्ट्रॉन एकदम सीधा सीधा बहेगा, मतलब करंट। देखो 0 पे इलेक्ट्रॉन निकला ही नहीं था, फिर 10⁻⁹ इसके बीच का धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, संख्या बढ़ रहा है, अभी निकलेगा, काइनेटिक एनर्जी लेगा, बहने लगेगा। तो ये देखो करंट इसके बाद क्या रहता है, स्टेबल रहता है, समझे, कोई दिक्कत। ये 5 ग्राफ, ठीक है। हाँ, सब ग्राफ समझ गया हो, कभी भूल जाओगे तो वीडियो देखना पड़ेगा। जिंदगी ये चैलेंजिंग है, जब आदमी जन्म लेता है ना तो फिर समझ लो वो जिंदगी भर चैलेंजे मतलब उसके सामने रहता है। और पढ़ाई लिखाई सबसे बड़ा चैलेंज है, और सबसे हल्का भी चैलेंज है। जो इसको एक्सेप्ट कर लेता है उसका ज़िंदगी में चैलेंज कम हो जाता है, ठीक है। तो चैलेंज तो है। टॉपिक का नाम दो, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। अभी तक हम लोग वेव नेचर पढ़े थे, ठीक ना। पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, ब्रैकेट में लिख लो दी फोटॉन्स, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, ब्रैकेट में द फोटॉन्स। ठीक है, पहला लिखो, सिंस एनर्जी ऑफ फोटॉन, सिंस एनर्जी ऑफ फोटॉन्स E बराबर एच न्यू, एच का वैल्यू 6.6 इंटू 10 पावर कितना, E इक्वल्स टू एच न्यू, ठीक ना। एच क्या एच को कौन सा कांस्टेंट बोलते हैं, प्लैंक्स कांस्टेंट। 6.6 इंटू 10 पावर -34 लिखो, 34। हम्म, 31 नहीं होगा, 31 लिखा है, 1 मिनट रुको, अभी कभी कभी भूल जाते हैं। 31 लिखा है तो 31 नहीं लिखो, ठीक ना, जो पहले लिखा है।
नहीं 6.6 इंटू 10⁻34 ही लिखो, अगर 31 कहीं लिखा है मैंने 34 कर लेना, ठीक ना। माइनस हाँ -34। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखो। सिंस हाँ हाँ, मतलब पार्टिकल के पास एनर्जी होता है, ठीक ना। फिर लिखो whenever the frequency of radiation will increase whenever the frequency of radiation will increase, then पैराग्राफ चेंज करके एनर्जी ऑफ फोटोन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल दो, फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। ये पढ़ाए हैं, एनर्जी जितना फ्रीक्वेंसी ज़्यादा रहेगा उतना एनर्जी क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक ना। तीसरा लिखो नंबर ऑफ फोटॉन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट। दूसरा होगा ना, तीसरा होगा, दूसरा कैसे होगा, दूसरा तो फ्रीक्वेंसी पे लिखा है, ठीक है। चौथा लिखो फोटॉन्स हैज़ नो चार्ज। इसके पहले ये तीनों पढ़े हुए हैं। फोटॉन्स हैज़ नो चार्ज, ये नया है। फोटॉन्स हैज़ नो चार्ज, फुल स्टॉप। हैंस देयर इज नो चेंज इन इट्स वेलोसिटी। Hence, there is no change in its velocity due to any electric or magnetic field around it। ठीक है, फोटॉन्स में किसी भी तरह का कोई भी चार्ज नहीं होता है, तो उसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड रहे या मैग्नेटिक फील्ड है उसको डेविएट नहीं कर पाएगा, ठीक ना। नेक्स्ट लिखो मोमेंटम ऑफ फोटॉन। टॉपिक नहीं, इसी में पॉइंट है। पार्टिकल होगा तो मोमेंटम होगा ना। मोमेंटम ऑफ फोटॉन P इक्वल्स टू h/λ, ठीक है। नेक्स्ट लिखो इसी में, मतलब नेक्स्ट पॉइंट रेस्ट मास ऑफ फोटॉन। हाँ, रेस्ट मास ऑफ फोटॉन, ब्रैकेट में लिखो डेट इज फोटॉन इन रेस्ट। एक ही फोटोन ना, एक फोटोन। रेस्ट मास ऑफ फोटॉन, रेस्ट मास मतलब फोटॉन जब रेस्ट में होगा, ठीक ना, इक्वल्स टू 0, ठीक ना। फोटॉन्स पार्टिकल की तरह बिहेव करता है, लेकिन जब वो मूव करेगा तभी उसके पास मास होगा। अगर रेस्ट में आ गया तो उसका मास कितना लिया जाता है, 0, ठीक ना। ये आइंस्टीन का एक इक्वेशन है, उससे इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है, लेकिन ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो फोटॉन्स ऑलवेज ट्रेवल्स विथ स्पीड ऑफ लाइट। Photons always travels with speed of light, ठीक है। ब्रैकेट में c इक्वल्स टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक ना। एंड उसी में पैराग्राफ चेंज करके लिखो इसी में, एंड इन एनी मीडियम स्पीड ऑफ फोटॉन ब्रैकेट में v लिख लेना इक्वल्स टू c बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सिंबल याद है ना, म्यू। हाँ, c/μ, ठीक ना, मतलब कम हो जाएगा। किसी दूसरे मीडियम में अगर ट्रेवल करेगा, किसी मीडियम में एयर को छोड़ के, तो उसका स्पीड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लाइट का स्पीड भी जानते होगे, वैक्यूम में मैक्सिमम होता है, और सब मीडियम में जाने के बाद उसका चेंज कर जाता है, ठीक ना।
2-3 पेज और लिखना पड़ेगा अभी। टॉपिक का नाम दो, डुअल नेचर ऑफ लाइट। लाइट डुअल नेचर का किस कारण से होता है, बस इसको एकदम आंख बंद करके याद कर लेना, ये समझने वाला चीज नहीं है, ठीक ना। लाइट का डुअल नेचर मतलब ये पार्टिकल नेचर को भी शो करता है और वेव नेचर, तो वेव नेचर को तो हम लोग पढ़ चुके हैं, चूंकि पढ़े हैं वेव ऑप्टिक्स, ठीक ना। पार्टिकल को कैसे शो करता है ये भी थोड़ा सा जानना है। देखो, इन द फेनोमेनन ऑफ इंटरफेरेंस, इन द फेनोमेनन ऑफ इंटरफेरेंस कॉमा डायफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस कॉमा डायफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन ऑफ लाइट। Diffraction. हाँ, DIFFRACTION, डायफ्रैक्शन। शायद ये पढ़ाए थे या टॉपिक से हटा दिया है। इंटरफेरेंस तो पढ़ाए हैं, ठीक ना। डायफ्रैक्शन शायद नहीं पढ़ाए हैं, हाँ तो हटा दिया होगा, पहले था सिलेबस में, ठीक ना। पोलराइजेशन, पोलराइजेशन ऑफ लाइट, इट शोज वेव नेचर। इंटरफेरेंस पढ़ चुके हैं, डायफ्रैक्शन नहीं पढ़े हैं, नहीं था, पोलराइजेशन, ये तीनों टॉपिक में लाइट जो स्टडी करते हैं तो उसको वेव नेचर हाँ की तरह ट्रीट करते हैं, ठीक ना। एंड पैराग्राफ चेंज करके लिखो, एंड इन द फेनोमेना ऑफ, इन द फेनोमेनन ऑफ, in the phenomenon of photoelectric effect, photoelectric effect, comma कॉम्पटन इफेक्ट, ये एमएससी के बाद पर हो गए, अगर फिर COMPTON, कॉम्पटन इफेक्ट, एमएससी या एमएससी के बाद ये सब पढ़ाई होता है, ठीक ना। लाइट शोज इट्स पार्टिकल नेचर, ये दोनों इफेक्ट में हम लोग लाइट पढ़ते हैं तो किस तरह से बिहेव करता है पार्टिकल। फोटो इलेक्ट्रिक देखबे किए हैं, फोटोन आया टक्कर मारा निकाल दिया, नहीं। और कॉम्पटन इफेक्ट पढ़बे नहीं किया तो, फोटो इलेक्ट्रिक तो पढ़बे नहीं किए हो, कॉम्पटन है ये नहीं सिलेबस में, ठीक ना। तो ये दो नेचर, दो मतलब ये सारे तरह का फेनोमेनन में किसी में हमको लाइट लगता है वेव की तरह, किसी में लगता है किस चीज़ की तरह, पार्टिकल की तरह, इसलिए लाइट के बिहेवियर को बोला जाता है डुअल नेचर, ठीक ना। कोई दिक्कत। लास्ट टॉपिक लिखो, नहीं लिखो, खत्म हो जाएगा। लास्ट टॉपिक, डी ब्रॉगली, डी ब्रॉगली, डी डैश ब्रॉगलीज डुअलिस्टिक, DULISTIC, डुअलिस्टिक हाइपोथेसिस, ठीक है। डी ब्रॉगली का हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस पता है क्या होता है, क्या होता है। हाइपोथेसिस एक एजम्पशन होता है, इमेजिनरी एजम्पशन, ठीक ना। उसका कोई रियलिस्टिक प्रूफ नहीं होता है, मतलब ये एज्यूम कर लिया जाता है, आज तक उसका प्रूफ नहीं मिला है लेकिन वो होता है। मतलब बहुत सारा हाइपोथेसिस पढ़े होगे, ठीक ना। जैसे तुम्हारा क्या कहता है 10th में ज्योमेट्री से पढ़े होगे तो उसमें हाइपोथेसिस रहता है। एक्जियम, एक्जियम क्या होता है, प्रूव होता है कि प्री अप्रूव्ड रिजल्ट होता है, तो उसी को हाइपोथेसिस बोलते हैं, ठीक ना। प्री अप्रूव्ड मतलब ऐसा बोल दिया गया है नाप जोक के, लेकिन कोई प्रूफ नहीं है उसका, उसको हाइपोथेसिस बोला जाता है, ठीक ना। हाइपोथेसिस का मतलब होता है इमेजिनरी एजम्पशंस, और वो सच होता है, मतलब इमेजिन करके चलता है आज तक इंसान, वही कोई उसका प्रूफ दे देगा तो वो थ्योरी हो जाएगा, ठीक ना। तो तुम मुझे थ्योरी दे देना इसका, रिपब्लिक का तुम्हारा नाम आ जाएगा फिजिक्स में, सृजन थ्योरी हो जाएगा तब नहीं। लिखो नीचे, डी ब्रॉगली प्रोपोज्ड ए हाइपोथेसिस, डी ब्रॉगली प्रोपोज्ड ए हाइपोथेसिस that electrons and other particles of matter, de Broglie proposed a hypothesis that electrons and other particles of matter can behave like wave, वेव, ठीक ना। वो जो छोटा छोटा जो भी इनविजिबल पार्टिकल्स है उसके बारे में बताया कि नहीं, ये सब वेव की तरह ट्रीट करता है, ठीक ना।
देखो, he said if any photons, he said if any photon, he said if any photon move, then it moves with speed of light. It moves with speed of light, and energy of this photon and energy of this photon is calculated by Einstein mass energy relation. आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन। पैराग्राफ चेंज करके लिखना, E इक्वल्स टू mc²। हाँ, तो आ गया, बस सुनना है, ज़्यादा कुछ इसमें सोचना नहीं है, ठीक ना। C small होता है। हाँ, C कैपिटल स्मॉल होता है। E इक्वल्स टू m भी स्मॉल, C भी स्मॉल, E बराबर mc²। इसको बोलते हैं आइंस्टीन मास एनर्जी इक्वेशन, ठीक ना। इसके बारे में और कुछ नहीं है। M क्या है, C क्या है, D क्या है? एम मास है, सी स्पीड ऑफ लाइट है, ई एनर्जी है, सब चीज तो बता दिए। शुरू में लिखा एनर्जी, आइंस्टीन एनर्जी मास एनर्जी रिलेशन। अब तुमको क्या चाहिए, ठीक है। बाकी इसका प्रूफ चाहिए तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ना होगा, ठीक ना। जहाँ से फिजिक्स खत्म होता है वहाँ से वो स्टार्ट होता है, समझा। जहाँ से क्लासिकल फिजिक्स खत्म होता है वहाँ से वो स्टार्ट होता है। अभी जो हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे थे इतना दिन पहले तक, वो क्लासिकल फिजिक्स था, ठीक ना, जिसमें सब चीज़ रहता था, हाँ ये होता है। जब समझ लो इमेजिनरी से बाहर हो गया तो समझ लो मॉडर्न फिजिक्स हो गया, ठीक ना। फिर लिखो, हम लोग जानते हैं बट प्लैंक्स गिव्स E इक्वल्स टू एच न्यू। डी ब्रोगली बोला कि एनर्जी बराबर होता है E बराबर mc², और प्लैंक्स बोल रखा था E बराबर क्या होता है, एच न्यू, ठीक है। तो अब होगा क्या, टक्कर होगा। इसको मान लेना 2 और E बराबर mc², इसको मान लेना 1, ठीक ना। लिखे, तो दोनों E है तो देयरफॉर क्या लिख सकते हैं, mc² बराबर एच न्यू। लिखो, लिखे। mc² बराबर एच, इसको क्या लिख सकते हैं, c/λ लिख सकते हैं। एक तो c उड़ा देते हैं, ठीक ना। कोई दिक्कत, सी कटेगा ना एक तो। इसको दोनों को एक्सचेंज कर लेते हैं, ये यहाँ तो ये नीचे, लेमडा बराबर h/mc, ठीक ना। m मतलब मास, c मतलब वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी मोमेंटम होता है। बट m इंटू सी बराबर p बराबर मोमेंटम, देयरफॉर लेमडा बराबर h/p। थोड़ा देर पहले ये फार्मूला लिखाए थे, 5-6 पॉइंट लिखाए थे ना, उसमें लिखाए थे फोटोन का वेवलेंथ। देखो कहाँ से आया ये क्वेश्चन, ठीक है, डी ब्रोगली दिया। ये वेवलेंथ ऑफ क्या हो गया, फोटोन, वेवलेंथ ऑफ फोटोन, ठीक है। लिखो, इसमें एक दो फार्मूला है वो डिराइव करना है। ये फार्मूला तो मिल गया, ठीक ना, यही फार्मूला दिया है सिर्फ बुक में, दूसरा नहीं दिया है। नहीं है, क्वेश्चन में पूछ देता है, ठीक ना। देखते हैं मन होगा तो बताएंगे, तो क्वेश्चन में भी दिख नहीं रहा है इसमें। खत्म हो गया।
रहने दो, हो गया। लो, ये चैप्टर खत्म हो गया।